Hello everyone, welcome to Wow IS Current Affairs section. In this video, we shall be discussing current affairs of 28 July 2020. इसकी PDF आपको हमारे Telegram चैनल से मिल जाएगी. If you like our video, please hit the like button and subscribe to our channel. Please hit the bell icon if you want to get daily updates. So let's start with the list of the topics that we are going to cover today. First topic is IND SAT exam under Study in India program. Second topic is special window for affordable and mid-income housing. Third topic, Knowledge Resource Center Network, KRC Net. Fourth one is Global Forest Resource Assessment, FRA. Fifth topic is interplanetary contamination. And last topic is nutritional security along with food security. हमारा पहला टॉपिक है IND SAT एग्ज़ाम अंडर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम. इसको कंडक्ट कराया है HRD मिनिस्ट्री ने एंड ये 2020 में फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट कराया गया है एग्ज़ाम. एक्चुअली इट इज़ अ इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, यानी ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा उन स्टूडेंट्स को जो इंडिया में आके पढ़ना चाहते हैं. इसको कंडक्ट कराया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एंड इट वाज एन ऑनलाइन टेस्ट and nearly 5,000 candidates from different countries like नेपाल, इथोपिया, बांग्लादेश, तंजानिया, रवांडा, श्रीलंका इसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया. तो इट इज़ जस्ट लाइक GMAT एग्ज़ाम व्हेन जब हम पेपर देते हैं यूरोप या US में पढ़ने के लिए. तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि जो इंडिया में अगर आप पढ़ना चाहते हो एंड यू वांट स्कॉलरशिप, सो इंडिया हैव लॉन्च्ड इट्स ओन स्कॉलरशिप प्रोग्राम अंडर दिस IND SAT एग्ज़ाम. इसी के साथ लिंक्ड है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम. इसको चलाता है MHRD और इसमें लगभग 116 इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. लगभग हम 2000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को फ्री डिस्काउंट्स भी इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं. आवर सेकेंड टॉपिक इज स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग. अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसमें 8,767 करोड़ अप्रूव किए हैं 81 प्रोजेक्ट्स के लिए अंडर स्वामी फंड. और इस इन्वेस्टमेंट फंड को फाइनेंस मिनिस्टर ने एस्टेब्लिश किया था नवंबर लास्ट ईयर में, और जिसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था टू प्रोवाइड प्रायोरिटी डेप्ट फाइनेंसिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट. यानी ये डेप्ट फाइनेंसिंग करेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जो स्टॉल हो चुके हैं. एंड अब इसके अंदर कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो कंसिडर किए जाएंगे. फर्स्ट विल बी नॉन NPA, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में अभी तक नहीं आए हैं. सेकेंड इज नॉन NCLT, यानी जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर भी ये प्रोजेक्ट्स अभी नहीं आए हैं एंड दे हैव अ नेट पॉजिटिव वर्थ एंड आर इन मिडल इनकम कैटेगरी. सेकेंड थिंग जो इसके बारे में वो ये है कि इसमें कंट्रीब्यूट कौन कौन करेगा. तो इसमें एक कंट्रीब्यूटर तो रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर कंट्रीब्यूटर्स रहेंगे LIC हो गए या प्राइवेट कैपिटल बैंक्स हो गए, सॉवरन फंड्स हो गए, DFIs हो गए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक तरह से NIIF की लाइंस पे फंड करेगा. NIIF क्या है? ये है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड. तो इसी की लाइंस पे इसकी भी फंडिंग की जाएगी. दिस फंड विल सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉल्ड ब्राउन फील्ड RERA रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स दैट आर इन अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम कैटेगरी. जो स्पॉन्सर है फंड्स के वो हैं सेक्रेटरी DEA यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर, और ये हैं कैटेगरी 2 AIF, कैटेगरी 2 ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, और इनको रजिस्टर किया जाता है सेबी के अंडर और ये रन किए जाते हैं प्रोफेशनली, या ये प्रोफेशनली रन फंड्स होते हैं. द रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स आर सफरिंग ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू चेंजेस. फर्स्ट वन इज फ्रॉम द साइड ऑफ डेवलपर्स काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर देते हैं एंड जो सेल्स है वो काफ़ी स्लो है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इन्वेंट्री है वो पाइलअप होना शुरू हो गई है एंड देयर आर मैनी हाउसेज, देयर आर मैनी फ्लैट्स जो अभी तक बिके नहीं हैं. तो एक प्रॉब्लम तो ये है. दूसरा क्या चेंज आ रहा है वो ये है कि कंज्यूमर साइड से है. नाउ अब इतने सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं जो कि अंडर डेवलप्ड स्टेज में, जिसमें कंज्यूमर्स ने इन्वेस्ट किया एंड वो प्रोजेक्ट्स बाद में कंप्लीट नहीं हो पाए. इसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो कंज्यूमर्स हैं उनकी जो प्रेफरेंस है वो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा है रेदर देन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. सो वो प्रेफर करते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको बाय करें रेदर देन बाइंग दोज प्रोजेक्ट्स दैट आर अंडर कंस्ट्रक्शन. Our third topic is Knowledge Resource Center Network. Ministry of Earth Sciences is going to develop a world-class Knowledge Resource Center Network, that is KRC Net. और जितनी भी KRCs हैं, जो Knowledge Resource Centers हैं, वो इस पोर्टल के थ्रू कनेक्ट की जाएंगी.
इट विल बी ए सिंगल पॉइंट एंट्री टू द इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड ऑफ MOES, यानी MOES का जितना भी इंटेलेक्चुअल डेटा है वो सारा का सारा इस पोर्टल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एंड इट विल बी ए 24/7 फैसिलिटी जहाँ पे आप कभी भी इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हो। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द salient फीचर्स ऑफ KRC नेट। It will establish a total quality management system under ISO certification जो डॉक्यूमेंट करेगा MOES के नॉलेज रिसोर्स को, उसको मेंटेनेंस, इजी रिट्रीवल और डिसेमिनेशन को। एंड दिस पोर्टल विल कलेक्ट, कोलेट, एनालाइज, इंडेक्स, स्टोर एंड डिसेमिनेट द इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स आउटपुट अवेलेबल विद MOES, यानी MOES का जितना भी डेटा है वो इस पोर्टल के थ्रू आपको मिल जाएगा। एंड ये कुछ एनालिटिकल टूल्स भी अप्लाई करेगा जैसे बिब्लियोमेटिक्स, साइंटियोमेटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, सोशल मीडिया एनालिसिस, इन सब चीज़ों को भी ये एम्प्लॉय करेगा। एंड इट विल ऑल्सो पीरियोडिकली ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग वर्कशॉप टू पॉपुलराइज द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, डेटा बेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, डेटा एनालिटिक्स। सो लास्ट वाली स्टेटमेंट यूपीएससी क्वेश्चन में पूछ सकता है, या यूपीएससी यही पूछ सकता है तो कि KRC नेट कौन कौन बना रहा है। यूजुअली हमारा इंक्लिनेशन ये रहता है कि KRC नेट या तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD बना रही होगी, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बना रही होगी, क्योंकि एजुकेशन का पार्ट उसी के पास रहता है। बट यू नीड टू रिमेंबर दैट ये MOES इसको डेवलप कर रहा है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज KRC नेट को डेवलप कर रहा है। और इसके क्या क्या सेलेंट फीचर्स हो सकते हैं वो भी आपको पता रहनी चाहिए। एंड दीज आर वेरी बेसिक फीचर्स दैट यू कैन रिमेंबर ईजिली, तो इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आवर फोर्थ टॉपिक इज ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, यानी ग्लोबल FRA। एंड ये रिपोर्ट सिग्निफिकेंट क्यों हो जाती है? बिकॉज इट हैज़ रैंक्ड इंडिया एज थर्ड हु हैव गेन्ड फॉरेस्ट एरिया, यानी इंडिया तीसरे नंबर पे है फॉरेस्ट एरिया गेन के अंदर। एंड टॉप 10 कंट्रीज जिन्होंने मैक्सिमम एरिया गेन किया है अंडर फॉरेस्ट बिटवीन द ईयर 2010 टू 2020 आर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, देन थर्ड वन इज इंडिया। तो इंडिया से पहले चाइना और ऑस्ट्रेलिया है जिन्होंने मैक्सिमम गेन किया है फॉरेस्ट एरिया में। आफ्टरवर्ड्स कम चिली, वियतनाम, टर्की, US, फ्रांस, इटली एंड रोमानिया। यानी साउथ एशिया के अंदर सिर्फ इंडिया है जिसने इसमें गेन किया है, एंड वियतनाम भी है साथ में। देन इंडिया से पहले चाइना आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है जिन्होंने फॉरेस्ट एरिया अपना बढ़ाया है। ग्लोबली लगभग 12.5 मिलियन पीपल, यानी 1.25 करोड़ लोग फॉरेस्ट्री सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, जिसमें से इंडिया के अंदर लगभग 6.23 मिलियन आर एम्प्लॉयड इन दिस रीजन, यानी 60% जो फॉरेस्ट के अंदर एम्प्लॉयड हैं लोग वो इंडिया के अंदर हैं। अगर हम देखें ग्लोबल पर्सपेक्टिव से तो एशिया ने सबसे ज़्यादा गेन किया है बिटवीन 2010 टू 2020 तक। इसने लगभग 1.17 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज किया है अंडर फॉरेस्ट। ऑन कॉन्ट्ररी, साउथ एशियन सब रीजन में नेट फॉरेस्ट एरिया लॉस में है बिटवीन 1990 टू 2020। एंड अगर इंडिया ने अपना गेन नहीं किया होता तो ये लॉस और भी ज़्यादा होता। एंड जो इंडिया के गेन के लिए क्रेडिट है वो दिया गया है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में, जिन्होंने सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखाया है फॉरेस्ट के अंदर। एंड द इंक्रीज हैज़ बिन इन कम्युनिटी मैनेज्ड फॉरेस्ट एरियाज इन द एशियन कॉन्टिनेंट। द फॉरेस्ट एरिया मैनेज्ड बाय लोकल्स, ट्राइबल्स, इंडिजिनस कम्युनिटीज इन इंडिया increased from 0 in 1990 to about 25 million hectare in 2015, the assessment said. एंड द मैसिव एफॉरेस्टेशन एंड प्लांटेशन स्कीम्स ने भी काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं। FRA यानी फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN। तो ये हमें चीज़ याद रखनी है। और ये पूरे वर्ल्ड के रिसोर्सेज को एक बार चेक करता है, उनका स्टेटस देखता है, उनमें क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, उन चीज़ों को देखता है। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एरियाज एज वेल एज अदर वेरिएबल्स लाइक लैंड टेन्योर, एक्सेस राइट, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। तो फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एक तरह से होलिस्टिकली कवर करता है लैंड्स को। आवर फिफ्थ टॉपिक इज फ्रॉम साइंस, दैट इज इंटरप्लैनेटरी कंटेमिनेशन। इंटरप्लैनेटरी कंटेमिनेशन होता क्या है? इट इज़ द बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन ऑफ अ प्लैनेटरी बॉडी बाय अ स्पेस प्रोब और स्पेस क्राफ्ट, इधर डेलिबरेट और अनइंटेंशनल। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका ये मतलब होगा कि किसी और प्लैनेट पे जो बायोलॉजिकल स्पीशीज अवेलेबल है, बैक्टीरिया, वायरसेस या कोई और ऑर्गेनिज्म जो अवेलेबल है, और वो अर्थ को कंटेमिनेट कर दे, तो इट विल बी अ केस ऑफ इंटरप्लैनेटरी कंटेमिनेशन। एंड सिमिलर विल बी द केस वाइस वर्सा। अगर अर्थ से कोई ऑर्गेनिज्म किसी और प्लैनेट को कंटेमिनेट करता है तो वो भी केस इंटरप्लैनेटरी कंटेमिनेशन का ही होगा।
देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरप्लानिटरी कंटेमिनेशन. फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड कंटेमिनेशन, यानी अर्थ से कोई लाइफ अगर ट्रांसफर की गई है किसी अदर सेलेस्टियल बॉडी पे तो वो फॉरवर्ड कंटेमिनेशन होगा, यानी अर्थ से बाहर जा रहा है. और दूसरा होगा बैक कंटेमिनेशन. इसका मतलब ये है कि किसी और सेलेस्टियल बॉडी से अर्थ के ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है, यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म अगर कोई अर्थ पे पाया जाता है तो दैट विल बी अंडर बैक कंटेमिनेशन. अब इंटरप्लानिटरी कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम यह है कि दीज स्पीशीज में भी पोटेंशियली इन्वेजिव स्पीशीज, एंड अगर ये इन्वेजिव स्पीशीज होंगी तो ये अर्थ की जो खुद की बायोलॉजी है उसको डिस्टर्ब कर देंगी, उसकी इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर देंगी, एंड इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल बैलेंसेज विल बी डिस्टर्ब एंड इट मे लीड टू एक्सटेंशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. वी हैव सम प्रिवेंशन मैकेनिज्म्स ऑल्सो. The current space missions are governed by Outer Space Treaty and COSPAR, Committee on Space Research, Guidelines for Planetary Protection. एंड फॉरवर्ड कंटेमिनेशन को रोकने के लिए प्राइमरीली स्टेरलाइज किया जाता है स्पेसक्राफ्ट को. एंड नासा हैव सेड दैट दीज गाइडलाइंस आर हैव फार रीचिंग implications ऑन ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स एंड ओवरऑल मिशन स्ट्रक्चर. यानी कहीं ना कहीं ये हिंडर करता है हमारे स्पेस प्रोग्राम्स को, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन में चेंजेस लेके आने पड़ते हैं, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को चेंज करना पड़ता है, मिशन के स्ट्रक्चर को भी चेंज करना पड़ता है, जो कॉस्ट को बढ़ा देता है एंड साइंटिफिक या टेक्निकल डिफिकल्टीज भी क्रिएट करता है टू प्रिवेंट दिस, टू फॉलो द गाइडलाइंस रिलेटेड विद फॉरवर्ड कंटेमिनेशन. बट एज वी कैन सी कि फॉरवर्ड कंटेमिनेशन को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज प्रिवेंशन मैकेनिज्म गाइडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो दे मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन द space programs whichever we send in the outer space. Our last topic of the day is nutrition security along with food security. This year, State of Food Security and Nutrition in the World 2020 SOFI 2020 इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया था जून 13 को. और इस रिपोर्ट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था दैट वाज कॉस्ट एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट्स अराउंड द वर्ल्ड. यानी हमें देखना है कि जो हेल्दी डाइट की कॉस्ट है और उसको कौन कौन अफोर्ड कर पाते हैं एट ग्लोबल लेवल, इसका एक पैटर्न देखा गया. सो अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, many people in India who are above international poverty line, that is $1.90, cannot afford a healthy or nutritious diet. And this analysis confirms the fact that problem of poor nutrition in India is largely on the account of unaffordability of good diet. यानी इंडिया के अंदर जो पुअर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वो इसलिए है क्योंकि हम गुड डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते. हम डाइट को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट, सेकंड इज न्यूट्रिशन एडिक्वेट डाइट एंड थर्ड वन इज हेल्दी डाइट. तो बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट का मतलब ये है कि हम कैलोरीज की फॉर्म में उसको देखेंगे. तो हम देखते हैं कि 2329 किलो कैलोरीज एक बंदे को चाहिए होती हैं पर डे पे. और इसका जो सोर्स रहेगा वो रहेगा चीपेस्ट स्टार्ची सीरियस लाइक राइस एंड व्हीट. सेकेंड वन इज न्यूट्रिशन एडिक्वेट डाइट. इसके हम अंदर हम कंसिडर करते हैं कि 23 मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की वो भी मेट हो रही है. एंड इसके अंदर भी हम देखते हैं लीस्ट कॉस्ट आइटम्स फॉर डिफरेंट फूड ग्रुप्स, यानी जो सबसे सस्ते फूड आइटम्स हैं जो इन न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर सके वो उसमें हम इसको न्यूट्रिशन एडिक्वेट डाइट को कंसिडर करते हैं. थर्ड वन इज द हेल्दी डाइट. हेल्दी डाइट इज वन विच मीट्स द कैलोरी नॉर्म्स, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट नॉर्म्स एंड ऑल्सो अलाउज फॉर कंजम्पशन ऑफ अ डाइवर्स डाइट फ्रॉम सेवरल फूड सोर्सेज. To define a healthy diet is more complex than defining the other two diets, that is basic energy sufficient diet and nutrition adequate diet. सो FAO एक्चुअली रिकमेंडेशंस देता है डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए. फॉर एग्जांपल इंडिया के लिए उसने रिकमेंड किए हैं 6 ग्रुप्स: स्टार्ची स्टेपल्स, फूड रिच प्रोटीन रिच फूड्स, डेयरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फैट्स. तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो हमारी डाइट बनेगी वो बनेगी हेल्दी डाइट, जो FAO की रिकमेंडेशन है इंडिया के लिए. अगर हम कंपेयर करें कॉस्ट वेरियस डाइट्स की तो वो ऐसे रहेगी. जो एनर्जी सफिशिएंट डाइट है दैट वुड बी द चीपेस्ट वन, उसकी कॉस्ट अराउंड रहेगी 80 सेंट्स इन साउथ एशिया. फॉर अ न्यूट्रिएंट एडिक्वेट डाइट द कॉस्ट विल बी $2.12 अ डे. फॉर अ हेल्दी डाइट द कॉस्ट विल बी $4.07 अ डे, जो कि ट्वाइस है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के. जो इंडियन पॉवर्टी लाइन है 2011-12 के अकॉर्डिंग जो डिफाइन की थी तेंदुलकर कमेटी ने, वो अमाउंट करती है ₹33 पर डे इन अर्बन एरियाज एंड 27 पर डे इन रूरल एरियाज. This corresponds to roughly $1 a day at the international PPP prices. So international poverty line is thus way lower than the international poverty line because of the SOFI report. So what we can conclude from this report is that जिनको हम ऑफिशियली काउंट करते हैं पुअर इंडिया में, they cannot afford nutrient adequate diet. Even
जो हमारा पॉपुलर व्यू है कि हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो अलाउ करती है सस्टेनेंस एग्जिस्टेंस को, वो भी रॉन्ग है। एंड थर्ड वन इज़ दैट जिनकी इनकम ट्वाइस है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन की, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते एक हेल्दी डाइट, बिकॉज हेल्दी डाइट इज़ ट्वाइस दैट ऑफ पॉवर्टी लाइन। So, to reduce the malnutrition food insecurity, we have to address the problem of affordability of healthy diets. Thus, along with food security, India has to strive for nutrient security for its population. So, इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। वी होप दैट आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। टू एनकरेज अस प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ फॉलो आवर पोस्ट and do comment that how we can improve our efforts for you. Thank you very much and have a very nice day from whole Awao IS team.